नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के इस सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा कक्षा 9 के इतिहास का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। दोस्तों, वन्य समाज क्या होता है? ऐसा समाज जो वनों पर डिपेंड हो, उन्हें वन्य समाज बोलते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं वो ज़्यादातर वनों पे डिपेंड होती हैं, इसलिए इन्हें वन्य समाज कहा जाता है। उपनिवेशवाद क्या होता है? दोस्तों, कोई ऐसा देश जिसका कंट्रोल किसी अदर देश के हाथ में हो, समझ लीजिए, वो उपनिवेशवाद होता है। यानी कोई देश किसी देश को अगर कंट्रोल कर रहा है तो उस देश को कंट्रोल होने वाले देश का उपनिवेश बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में। ठीक है, जो वन्य समाज हैं उनकी जीविका कैसी है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसा है और ये समाज कैसा है। देखिए, खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चारवाहा समुदायों की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। ठीक है, जो वनवासी हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं, जो चारावाहा समुदाय यानी जो जानवरों को चराने वाली समुदाय है, ठीक है, जो मवेशियों को चराने वाली समुदाय है, आखिर उनकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए। ठीक है, और देखिए, आधुनिक विश्व में यानी आज के समय में जो वनवासी हैं या जो चरवाहे हैं, उन लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया है और इन परिवर्तनों को, ठीक है, किस तरह से तय करने में उनका योगदान रहा है। आखिर देखिए, इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह योगदान दिया, आखिर किस तरह से परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों और बाजारों को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। देखिए, अगर हम लोग ये सोचें कि आखिर जो विश्व है, आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, आखिर आज की जो दुनिया है उसने तरक्की कैसे की, किस बातों को हम लेकर यह मानते हैं, आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि आज का जो विश्व है उसने तरक्की कर लिया। देखिए, आखिर वो विचार कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर हम लोग किसी आधुनिक विश्व का बात करेंगे कि आखिर उसका उदय कैसा हुआ, तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले हम कारखानों की बात करते हैं। पहले भाई शहर थे नहीं, पहले खाली ग्रामीण इलाके थे। अब देखिए, नए नए शहरों की बसावट हो गई, बाजार हो गए। ठीक है, आपूर्ति करने वाले जो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र हैं, इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। देखिए, जैसे आधुनिक विश्व के लिए हम लोग यह मानते हैं कि जो एक तो कारखाने हो गए, शहर हो गए, और इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आपूर्ति करने वाली, यानी उनको ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो औद्योगिक क्षेत्र, कंपनियां हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, और दूसरा कृषि हो गया। इन दोनों जगह से ही तो लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी होती हैं। इस पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि इनके अलावा भी दूसरी क्षेत्र ऐसी भी हैं, दूसरी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। मतलब इन सब के अलावा भी अन्य लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चारवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीज़ें
बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही ना हो। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए ये जो चारवाहे हैं, ये जो बनवासी हैं, इन लोगों का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, हम इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। खंड 2 के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि हमें देखना चाहिए कि आखिर वे लोग अपनी दुनिया को किस तरीके से व्यवस्थित बना के रखते हैं और जो उनकी रोजी रोटी है आखिर वो किस तरीके से चलाते हैं। हम तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कृषि पे डिपेंड है। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं जिनके माध्यम से हम कारखानों में जाके काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, इस तरीके से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन ये लोग अपनी रोजी रोटी आखिर कैसे चलाते हैं? देखिए ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए ज़माने के बचे खुचे लोग नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमसे भिन्न हैं, वो लोग भी हम जैसे रह रहे हैं उसी के एक पार्ट है। देखिए अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय यानी अलग अलग समुदाय जंगलों का किस किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा 19वीं सदी में उद्योग और शहरों जैसे जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई ज़रूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून जो थे वो बदल गए और जंगलों के रख रखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, ठीक है। कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण कैसे किया गया और बागान जो है उनको कैसे विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नई सिरे से संगठित करने के लिए विवश होना पड़ा। भाई देखिए वो लोग नहीं चाहते थे ये परिवर्तन, वो लोग चाहते नहीं थे, लेकिन उन लोगों को मजबूरी में इन परिवर्तनों को मानना पड़ा। उन परिवर्तनों के साथ साथ खुद को भी परिवर्तित करना पड़ा। लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की। देखिए ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनके ऊपर थोप दिया गया और उन्होंने मान भी लिया, उन्होंने इसका विरोध भी किया। सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया, ठीक है। देखिए उन्होंने विरोध किया और सरकार को मजबूरन जो उनकी नीतियां थी वो बदलनी पड़ी। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का जो इतिहास है आखिर वो क्या रहा है। देखिए यहाँ दिया है अध्याय 5 में आप भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानी मैदानों और पठारों में चारवाहों के जो पद चिन्ह हैं उनको ढूंढने की कोशिश की गई है। इन क्षेत्रों में चारवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी कभी कभी ही हम उनके जीवन के बारे में पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, ठीक है। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता है। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चारवाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वो खुद को कैसे ढालते हैं इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में
आ रहे परिवर्तन को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया जो है वो कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। जो हमारे चैप्टर का नाम था, ये तो खाली ट्रेलर था, अब फिल्म अब शुरू हो रही है। देखिए, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखते हैं। देखिए, अपने स्कूल और घरों में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगलों की हैं। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलफोन रैपर, बीड़ियों के तेंदू, पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। देखिए, आप लोग अपने चारों तरफ देखिए, केवल स्कूल में नहीं, अपने घर के चारों तरफ या अपने स्कूल में या कहीं भी आप उन सभी वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करें जो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। तो हमें जंगलों से अगर आप देखेंगे तो किताब का जो कागज़ होता है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। मेज़, कुर्सियाँ लकड़ी की होती हैं, हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ जो हैं लकड़ी की हैं, वो भी प्राप्त होती हैं। कपड़े पे जो रंग चढ़ाया जाता है वो भी हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। मसाले जो हैं जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। जो सेल फोन का रैपर होता है वो हो गया, मान लीजिए इससे बीड़ी बन रही है, वो हो गया, गोंद हो गया, शहद, कॉफ़ी, चाय, रबड़, बहुत सारी चीज़ें हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला जो तेल जो सॉल के बीजों से निकलता है, चॉकलेट में जो तेल प्रयोग होता है वो सॉल के बीजों से निकलता है। और सॉल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं भाई? जंगलों में। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक, टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलने चाहिए। देखिए, मानव जीवन जो है किस तरीके से पूरी तरीके से जंगलों पर डिपेंड है। हम ये कहते हैं ना कि जो वनवासी समाज है, जो वन में रहने वाले लोग हैं, वही जंगलों पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी आधुनिक बेशक हो गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग जंगलों पर डिपेंड हैं। हाँ, देखिए, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगल से ही आती हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि आखिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों को 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। देखिए, अमेज़न या पश्चिमी घाट के जो जंगल है वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक ही हिस्से में पेड़ों की आपको अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। देखिए, ये विविधता जो है तेजी से लुप्त होती जा रही है। यानी जो ये अलग अलग प्रजातियां, यानी अलग अलग चीज़ें देखने को एक ही जगह पर मिल जाती हैं, ये जो जैव विविधता है ये तेजी से समाप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ियों के लिए साफ कर दिया गया। देखिए, मनुष्य ने क्या किया, अपनी तरक्की के लिए औद्योगिकरण के नाम पे पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 9.3% जो जंगल का भाग है उसको साफ कर दिया, समाप्त कर दिया। आगे देखिए, ये देखिए, ये चित्र है छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। यहाँ साल के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज
ये देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का एक सॉल्बन है। यहाँ पेड़ इतने घने हैं, जंगल इतना घना है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की रोशनी है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाती हैं। ठीक है, इस चित्र में आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। आखिर दोस्तों वनों का विनाश क्यों जरूरी है, क्यों हुआ वनों का विनाश, वनों के विनाश का आखिर क्या कारण है। देखिए, वनों के लुप्त होने के सामान्यतः वन विनाश कहते हैं, यानी वनों के लुप्त होने को ही वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नया समस्या नहीं है। वैसे तो ये जो प्रक्रिया है कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप को ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वनों का जो विनाश है ये आज की समस्या है। दोस्तों, ये समस्या जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के आ जाने से इसमें बहुत बड़े लेवल पर बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, देखिए वनों के विनाश के आखिर ऐसे क्या कारण हैं औपनिवेशिक शासन में जिससे वनों का दिन प्रतिदिन तेजी से विनाश होता जा रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जमीन की बढ़ोतरी, जनसंख्या भाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। जब ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई जंगलों को साफ करके ही तो लोग निवास करेंगे, वही कह रहा है। देखिए, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की जो सीमाएं हैं उसको विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में भी खेती में तेजी से फैलाव आया। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है सन 1600 में हिंदुस्तान का जो कुल भूभाग था उसके लगभग छठे हिस्से पर खेती। देखिए, जनसंख्या कम थी तो बहुत छोटे हिस्से पर खेती होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पीरियड यानी जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जो खेती का आंकड़ा था वो लगभग क्षेत्रफल के 50% हिस्से पर खेती होने लगी, यानी ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते आधा बढ़ गया। इन सदियों क्षेत्रफल के नहीं, मतलब पृथ्वी के आधे हिस्से पर जो रहने योग्य यानी स्थल खंड है उस पे उसके आधे हिस्से पर खेती होने लगी। ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ेगी। अब जब ये मांग बढ़ेगी तो उसके लिए किसान क्या करेंगे, वो जंगलों को साफ करने लगे, जो खेती की सीमाएं हैं अब उनको बढ़ाने लगे। अब जब औपनिवेशिक काल आया, इसमें तो भाई खेती में इतनी तेजी से फैलाव हुआ, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई कि आपको बता नहीं सकते। ये देखिए कोई जगह है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले चित्र आप देख लीजिए अच्छे से। जानवर पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है, देखिए, हेंदे वैलीज वर फूल, जब घाटियां भरी थी। जॉन डॉल्सन की ये पेंटिंग है। लाकोटा जैसे देश अमेरिका आदिवासी समूह इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे। अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते थे, बिशन का शिकार करते हुए जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बिशनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा और 1810 के बाद बिशनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका का ये चित्र है, यहाँ पर बिशनों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। वो लोग मक्का उगाते थे और भाई बिशनों का ये क्या नाम है, बिशन है ना, कौन सा जानवर बता रहा था यार, और जो बिशन जानवर है उनका शिकार करते थे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बिशनों के लिए विशाल जो ये भूभाग था जहाँ वो खुली हवा में सांस लेते थे, यहाँ पे आराम से अपने जीवन यापन करते थे, उनको इस क्षेत्र पर रहना उनको अंग्रेजों को बेकार लगा। उन्होंने ये सारे अधिकार उनसे छीन लिया और इनकी बहुत बड़ी मात्रा में इनकी हत्या करवा दी। आगे देखिए, इसकी कई वजह थी। पहले, आखिर औपनिवेशिक शासन में
वनों का नाश विनाश जो है आखिर इतनी तेजी से क्यों हुआ, क्या वजह थी? कई वजह थी। देखिए, पहली, अंग्रेजों ने जो व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के जो उत्पादन था उसका जमकर प्रोत्साहन किया, यानी जमकर प्रोत्साहित किया। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, जो कृषि का क्षेत्र था उसको विस्तार के लिए जंगलों को साफ करवाया और कृषि के क्षेत्र में जैसे गन्ना, गेहूं, कपास, इनके उत्पादन पर जोर दिया। और जब भाई इनका उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भूमि चाहिए, खेती करने के लिए भूमि चाहिए। तो उस भूमि को आखिर कृषि योग्य कैसे बनाया जाए? जंगलों को साफ करके। सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। देखिए, 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, जो जनसंख्या थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही थी। अब उनको पेट भरने के लिए भाई खाना तो चाहिए, और जो औद्योगिकरण था तो औद्योगिक उत्पादन के लिए, यानी जो कच्चे माल की ज़रूरत थी औद्योगिक क्षेत्र में, तो भाई उनकी उत्पादन के लिए भी तो कच्ची वस्तुओं की ज़रूरत थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग जो है उनमें बढ़ोतरी हुआ, लोगों का पेट भरने के लिए और औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अन्न उत्पादक समझा। मतलब जो औपनिवेशिक सरकार थी उनको ऐसा लगता था कि जो जंगल है ये अन्न उत्पादक है, यहाँ पे उत्पादन नहीं हो सकता। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो जंगल है इनका कोई उपयोग नहीं है, तो भाई इनका व्यर्थ में बर्बाद करने से अच्छा है इनको साफ करके यहाँ पर खेती की जाए और जो राज्य का राजस्व है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। देखिए, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। देखिए, खेती का विस्तार भाई ठीक है, लेकिन आप किसी ज़मीन पर जाकर डायरेक्ट खेती थोड़ी कर देंगे, डायरेक्ट थोड़ी जोत देंगे। पहले जंगल है, जंगल को कटाई होगी, सफाई होगी, उसके बाद जोतेंगे ना। जोतने योग्य बनाना पड़ता है पहले। यहाँ देखिए कुछ लिखा है, प्रति जमीन पर कब्जा करके उससे खेती योग्य बनाया जाए। यही विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा और यही विचार जो है जिसने विजय को न्याय उचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग ने 1896 में मध्य अमेरिका के हॉन्डुरास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित जमीन का क्या किया जाए। क्या इससे उस महान व्यक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या इससे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। यह मध्य अमेरिका के एक सुसज्जित घर में अर्थ बर्बरों के गिरोह जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रंट कंपनी का गठन हुआ, ठीक है, जिसके व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने मुल्क की सरकारों को इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि उन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। आगे देखिए, स्लीपर का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत या ओक के जंगल जो है वो लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज जो था भला कैसे बन सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में
खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी की हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेलवे लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें जो थी वो जरूरी थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 60,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों ने काटे। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल जो थे वो तेजी से गायब होने लगे। देखिए, रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर जो था उसको सहेजता हुआ हाथी, जो ये लकड़ी के यार वो मान लीजिए छोटे छोटे बंडल में काट कर इनको सजाया जा रहा है, मतलब इकट्ठा किया जा रहा है। इन समय हाथियों द्वारा इनको उठाया जाता ना, वही लकड़ी में इतना वजन होता है, कौन उठाएगा। लोडिंग का काम हो रहा भाई। मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 3000 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर मील प्रति दर से। इसके लिए 10 फुट इंटू 10 बाई 10 और 10 फुट 10 इंच इंटू 5 इंच यानी 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी या 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर की लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइनें नार्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। आगे देखिए, ये लकड़ियां हैं, इनको काट काट के इनके बोटे, ठीक है, ऐसे लोड करके भेजे जाते हैं। आज के टाइम में यार, उस समय तो हाँ, या उस समय का ही होगा चित्र। देखिए, पता नहीं कब का है। ये देखिए, ये औरतें हैं, ये लकड़ियों को क्यों ले जा रही हैं भाई? ईंधन के लिए, खाना बनाने के लिए इकट्ठा करती हैं। और आजकल देखिए, ये जो लकड़ियां हैं, इन्हें वन विभाग का परमिशन के बिना ये लोग कहाँ ले जाते हैं, पर फिर भी लकड़ियां तेजी से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। देखिए, बागान। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर, यानी बहुत सस्ती दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों को बाड़ा बंडी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। आगे देखिए, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए
एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधित नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र को अवमानना करने पर करके पेड़ देखिए, इस तंत्र की अवमानना करके यानी इसकी अवहेलना यानी इस बात को न मान के पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। यानी ऐसा कानून बनाया जाएगा और जो इस कानून को नहीं मानेगा वो सजा का हकदार होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति के मतलब ये जो पद्धति है ये वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों की सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। देखिए, लोगों का जो जीवन था इन सब चीज़ों से आखिर कैसे प्रभावित हुआ, आखिर एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के जो विचार थे वो बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों, देखिए जैसे ग्रामीणों की जरूरत क्या होती है, ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए जो सागौन और साल जैसी प्रजातियां थी उनको प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्म की जो पेड़ों की प्रजातियां थी इनको काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि इन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। देखिए, जो वन्य इलाकों के लोग थे वो लोग जंगलों से कंद, फूल, फल, पत्ते जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद थे उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद जो है अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर ना आई हो तब जो फल और कंद है इनकी ज़रूरत बहुत रहती है। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। जो लकड़ी का प्रयोग है वो हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता था। बांस में बेहतरीन बाड़े बनाई जाती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए जो कुम्हड़े हैं उनकी जो खोल है उसको प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती हैं। समूर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। देखिए, यानी जंगलों से जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाले जो सभी उत्पाद है उनको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, यह क्या है, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए
तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध की मुख्य इन पत्तों को इकट्ठे करते रहते हैं। ये देखिए आगे दिया है, वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की जो मुश्किलें थी वो बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि जो रोजमर्रा की गतिविधियां थीं वो गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाले औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई थी। ये देखिए, वनों के नियमन से खेती आखिर कैसे प्रभावित हुई। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की जो प्रथा पर दिखाई पड़ता है। देखिए, जो यूरोपीय उपनिवेशवाद है इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा जो झूम या घुमंतू खेती करते थे उन लोगों पे। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना नाम से इसको जाना जाता है। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवट, झूम, पोंदू, खंदात और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगलों के कुछ भागों को बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल कट जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ पर फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कशावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां थी। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया, जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी जो बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का जो हिसाब है वो रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसका परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया, यानी भगा दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया, यानी उनका विरोध किया। अब देखिए शिकारी की आज़ादी कैसे थी। ये देखिए, जंगल संबंधित नई कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरीके से प्रभावित किया। वन कानून के पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के लिए जो परंपरागत अधिकार थे उससे वंचित कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां जो हैं लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए
कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेजी अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों को इन सारी प्रजातियों को सुरक्षित होनी चाहिए, ना कि इनको मार देना चाहिए। अब देखिए, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा गया। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर से नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के मध्य से हाथियाँ और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुरावा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे जो थे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठी। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। देखिए, काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजबूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब थी। उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी जो थी वो बिल्कुल आसान नहीं थी। वो काम करने तो आ गए, लेकिन वापस जाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, चलिए आज ये जो चैप्टर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग कल पढ़ेंगे कि वनों को लेकर आखिर जो विद्रोह हुए वो कैसे हुए। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जल्दी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम नज़दीक है उसकी तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए, बाय बाय।